नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube परिवार वीएसवी गुरुजी में। साथियों, इस चैनल का नाम पुराना था MNC क्लासेस, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यही वह चैनल है जहां से आपको जो भी प्रश्न मिलता है वो एग्जाम में छपता ही है। तो अभी के इस वीडियो में हम जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन 24 से 28 सत्र के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स यानी साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स मेजर माइनर और IDC के लिए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो महामैराथन के तहत रहेगा और कम समय में ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन को ऐड किए हैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब कि कहा जाए तो छप ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम केवल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को भी यहाँ पे कवर किया है और सीधा सीधा कहना है कि पढ़ो कहीं भी, लेकिन प्रश्न जो अगर पूछने की सवाल होगा तो यहीं से ही पूछेगा। तो ज़्यादा आपको रंगीली चीज़ें पर नहीं जाना है, रंगीने पर नहीं चलना है, बस हमको वो टॉपिक को देखना है जो पूछा जाएगा प्रश्न। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का और हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर देंगे। आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि 2 अंक का प्रश्न आपका 10 को रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन होगा, 5 नंबर बनाना होगा, 5 नंबर वाला बनाना होगा, जबकि 5 वो रहेगा, ठीक है, जिसमें से 4 बनाना होगा। और 3 प्रश्न आपको लॉन्ग रहेगा 10 नंबर का, जिसमें से आपको 5% रहेगा, जिसमें से 3 बनाना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। सॉरी, 10 अंक का एक प्रश्न होगा तो 30 नंबर मिलेगा। यानी टोटल देख लिया जाए तो आपको पहले फोकस करना है 10 नंबरिया वाला और फिर 5 नंबर वाले को, ठीक है। अगर 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले से ही आपको बनवा करके ले लेता है तो आपको पहले बना कर दे देना है। अगर नहीं लेता है तो ऑब्जेक्टिव को आपको लास्ट में बनाना है, ताकि जैसे आप सब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद आ जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाएगा। तो बात हमारा बिल्कुल रूप से समझ गए होंगे, कम समय में अधिक नंबर कैसे आप बटोर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ फिजिक्स का इस तरह का कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव में टॉपिक आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, वो आ रहा है डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड गिव्स इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरपेरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ रहा है, मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, ये सब तो हम लास्ट में भी सोच रहे हैं कि देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, जो कि इंपोर्टेंट है। सब्जेक्टिव को हम लोग कवर करके यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि आपको लास्ट में बता देंगे। वही क्वेश्चन को हाईलाइट किया है जो एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी ज्यादा नहीं है, कम समय ही लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। इन इंटरटियल फ्रेम क्या होता है? इंटरटियल फ्रेम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक इज एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, ये एक त्वरणात्मक होता है। ठीक है, त्वरणात्मक यानी त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं, तो एक्सेलरेटेड होता है। ये आंसर आपका एज है, ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। सेकेंड है इन अ रोटेटिंग फ्रेम ए बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा साथियों, वो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब होता है कि बल, एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, फोर्स होता है। ठीक है, और हालांकि सेंटर फिगर्स एक लो होता है, काम करता है, एक सिद्धांत यहाँ पे काम करता है फोर्स वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ, यानी बर्नौल्स का जो सिद्धांत होता है फिजिक्स में, वह किस क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट होता है? फील्ड मतलब क्षेत्र होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी द्रव के बहाव में जो है ये सिद्धांत जो है बर्नौलिस सिद्धांत जो होता है, बर्नौल्स सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो फॉर आंसर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर इज सी, यानी आपका सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज। देखिए, द कर्ल वेक्टर फंक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो देखिए, फंक्शन जो होता है यहाँ पर वेक्टर फंक्शन, वो हमेशा जो होता है ये एक वेक्टर ही होता है। वेक्टर फंक्शन हमेशा सदिश ही होता है, यानी सदिश जो होता है हमेशा सदिश राशि ही होता है। तो आंसर बी बिल्कुल याद रखेंगे, और प्रश्न को हाईलाइट किया गया है, मतलब समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ग्रेड 1 बाय आर, वेयर्स आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी यहाँ पर आर का जो पोजीशन पूछ रहा है सदिश के रूप में क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है सदिश होता है। इसका जो पोजीशन हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा माइनस आर वेक्टर बट्टे आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है इसका रेशियो। चलिए 6 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। इफ आर, यहीं से प्रश्न, इफ आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट द डाइवर्स आर इज, यहाँ पर डीआईवी डाइवर्स, इसको पढ़ लीजिएगा आगे क्या होता है। फिजिक्स में आप लोगों ने 11th-12th में अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे। तो इसका आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा, बिल्कुल रूप से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर जो प्रश्न है दोस्त, व्हाट डज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड रिलेटेड। देखिए पीरियडिक रिलेटेड जो होता है, केपलर्स का नियम जो होता है, केपलर्स का नियम वो कहता है कि टाइम पीरियड एंड सेमी मेजर एक्सिस, इसका सिद्धांत यही कहता है, नियम यही कहता है कि आपका टाइम जो है, समय, ये मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। चलिए तो आपका सी जो है आंसर, ये बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्त, टू कंप्लीट ऑन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टैक। 8 नंबर का जो आंसर होगा दोस्त वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 24 घंटे में कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड, एक प्रक्रिया को पृथ्वी जो है कंप्लीट कर लेता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स करने में, ठीक है। 24 घंटा में ये कंप्लीट कर लेता है रिवोल्यूशन राउंड को, एक अर्थ को जो है एक राउंड करने में, ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सैटेलाइट, आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन मतलब 8 है, आपका 10 नंबर है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही ज्यादातर कवर करने का प्रयास किया गया है, कम समय में ज्यादा नंबर लाने का यही एक उपाय है। और लास्ट में हम ये भी कुछ तरीका बताएंगे आपको, जो अगर आप अप्लाई कर लेते हैं एग्जाम में, यकीन मानिए मेरे दोस्त, कम समय में आप बेहतर अंक ला पाएंगे। कैसे प्रश्न को बनाना है, हमने कुछ जानकारी शुरू में भी आपको दिए हैं और कुछ लास्ट में भी देंगे, इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त कुमार माधव और मैं समस्तीपुर से हूं, ठीक है, जिला हमारा समस्तीपुर ही है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते रहते हैं कहाँ से हैं सर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, इसका आंसर होता है फर्स्ट डाइवर्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर भी ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बस समझते हो चलेंगे। 10 लॉ ऑफ dy/dx ऑफ द फंक्शन y, y का मान यहाँ पर दिया हुआ है, x का ये दिया हुआ है, तो गिवन y करना है आपको। इंटीग्रेशन अगर पढ़े होंगे आप लोग 12th में मैथ, तो उन विद्यार्थी से ये सवाल आसानी से बनेगा। इसका आंसर वैसे 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका इफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इनटू वी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे पढ़ेंगे वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट जीरो देन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉप्लेनर, ठीक है। कॉप्लेनर आ जाएगा, ये मतलब वेक्टर जो है ट्रिपल प्रोडक्ट, ये किसने दिया था, तो कॉपलर ने दिया था, ठीक है। या फिर कॉपलर नहीं, कॉपलानर है, कॉपलानर है एक यहाँ पे कॉपलानर हो जाता है। वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो कॉपलानर होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आपका 14 नंबर प्रश्न होगा, क्यूरल ग्रेड इज डैश, मतलब यहाँ पर कोरल ग्रेड जो होता है उसका वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 है द कंडीशन फॉर व्हिच डाइवर्स आर वेक्टर इज सोलेनडियल, इसका आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन यहाँ पर DIV है, इसको पढ़िए, ठीक है, 0 हो जाएगा आंसर। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इन नॉन इंटीरियर रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पर देखिए DIV का जो है पूरा नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको हम बता देते सही ढंग से, ठीक है, वैसे आगे हमको याद आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको। इन नॉन इंटीरियर रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो एक्सेलरेशन इज नॉट 0, यहाँ पर जो है फ्रेम में एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होता है वो 0 आपका नहीं हो सकता, आंसर बी हो जाएगा। इन नॉन इंटीरियर रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेशन इज नॉट 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका 17 नंबर प्रश्न है, द फ्रीक्वेंसी, इसको आवृत्ति कहते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द, वाह का क्वेश्चन है भाई,
इसका आंसर तो हो जाएगा रेडियस और ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है, रेडियस और ऑर्बिट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ सैटेलाइट का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द क्या होता है, तो रेडियस और ऑर्बिट होता है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्त, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर यानी दो सदिश है, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर, आर पेंडिकुलर एक कर्ण के रूप में ये दोनों जो है टू इच अदर इफ, ये दोनों के लंबवत क्या होता है, तो ये जो होता है ए इंटू बी होता है, ठीक है, बराबर 0 होता है, ठीक है, ए इंटू बी बराबर 0 होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा दोस्त, बाद में आप पछताओगे, कहोगे कि सर आपने तो बताया लेकिन हमने उसको गौर से नहीं समझा। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, इफ क्वेरल एफ बराबर 0 देन एफ इज के, एफ क्या होता है यहाँ पर, तो ये होता है इरोटेशनल होता है, ठीक है, इरोटेशनल होता है, आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर है, फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी होता है, आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सिग्मा बराबर 0 का मान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्टिव भी हमारे पास है तो सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर क्या होता है, तो 11th का ये टॉपिक है। पोलर वेक्टर जो होता है लीनियर मोमेंटम करता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम करता है यानी एक रैखिक मोमेंट देता है, ठीक है। 22 नंबर है, कोरोलस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग जो है अजीब से थोड़ा दिया हुआ है, कटा उटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्टेटियस फोर्स हो जाएगा, ठीक है, आंसर तो आपका सी हो जाता है यहाँ पर। चलिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन 24 नंबर जो बवाल क्वेश्चन है। चलिए, ए वेक्टर फील्ड व्हिच हैज अ वैनिशिंग डाइवर्जेंस इज कॉल्ड, वाह, डाइवर्जेंस इज कॉल्ड क्या होता है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा सोलेंडियल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने ऊपर में बताया था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है यहाँ पे, और ऊपर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। 24 है, डाइवर्जेंट एंड क्यूरल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर, ये वेक्टर फील्ड क्या होता है, बात वही होगा, स्केलर एंड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, स्केलर एंड क्या होता है, वेक्टर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ रहा है आपके, ए बॉडी इन मोशन ऑन अर्थ एक्सपीरियंस अर्थ, बहुत लोग को लग रहा है कि भाई आप कहाँ से बता रहे हैं, प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है, वही लाल पियर झमका हुआ क्वेश्चन कर देते तो आप लोग को लगता आएगा। ए बॉडी इन मोशन ऑन अर्थ एक्सपीरियंस क्या होगा, आंसर सी हो जाता है, बहुत हो जाएगा, ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और ओनली कॉर्डियोलिस फोर्स होता है, ये दोनों जो है आंसर सही है। 26 नंबर है, द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन ऑल, जो बेसिकली जो नियम होता है फिजिक्स का वो किस पर आइडेंटिकल इन ऑल होता है, किस पर होता है, तो बी होता है, इंटीरियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही तो दो नियम है आपका, आंसर बी। 27 नंबर प्रश्न है दोस्त, ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज सोलेंडियल व्हेन, ये कब ऐसा जो है व्हेन कब ऐसा हुआ था, तो आंसर होगा ए हो जाएगा, जब डाइवर्जेंट ए बराबर 0 होता है तब जाके ए वेक्टर को एक ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। 28 ए वेक्टर इज इरेशनल, यहाँ पर है सोलेंडियल और इरेशनल एट अ पॉइंट इफ, यहाँ पर जो होता है ये क्यूरल ए वेक्टर बराबर 0 हो जाता है, तो एकदम नोट करिएगा 27 और 28 में से एक प्रश्न तो छपेगा ही छपेगा। 29 नंबर प्रश्न होगा दोस्त, गैसेस डाइवर्जेंट थ्योरम परमिट्स चेंज ओवर फ्रॉम आंसर ए होगा वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो 29 का ये ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर जो प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम परमिट्स चेंज ओवर फ्रॉम, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही है, सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा, आंसर आपका बी है, बिल्कुल सही है। 31 नंबर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हालांकि ये वेक्टर है तो ताप का वेक्टर होता है, ताप इज क्या होता है वैसे, क्योंकि ऐसा चिन्ह ताप होता है और ऐसा है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ, ठीक है, तो इसका जो मान होगा हालांकि आर कैप हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी राशि के ऊपर ऐसे लगता है तो उसको कैप पढ़ते हैं, जैसे कि अगर ए है ए के ऊपर ऐसे लगा तो ए कैप पढ़ेंगे, जैसे इसको आर कैप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा वैल्यू आता है वेक्टर को तो हम लोग कैप में बदलेंगे, तो आर इज क्या होता है, आर कैप होता है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने, द रेड्यूस्ड मास ऑफ अ टू पार्टिकुलर सिस्टम इज गिवन बाय, आंसर हो जाएगा आपका डी, माइक्रो बराबर रूट अंडर m1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज, यहाँ पर आंसर आपका ए चला जाएगा, एन इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, एन इलिप्स थ्योरम होता है, एक इलिप्स थ्योरम होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, द क्यूरल्स ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक वेक्टर ही होता है हमेशा। क्यूरल ऑफ वेक्टर फंक्शन जो होता है हमेशा वेक्टर ही होगा। हालांकि ये क्वेश्चन ऊपर में भी हमने बताया है। अगला है 45 नंबर प्रश्न है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्रॉस के अंदर मतलब कोष्ठक के अंदर है, स्मॉल कोष्ठक के अंदर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पे क्रॉस पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे तो गलती भी हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर चल जाता है इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। प्लेन क्या होता है, यहाँ पर प्लेन जो होता है आपका रेखिक जो हो जाएगा वो आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर ही हो जाएगा जो कोष्ठ के अंदर है। आपका अगला अगला प्रश्न है 46 नंबर, द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड इमेजिंग पर यूनिट ए स्मॉल वॉल्यूम अराउंड अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड, आंसर बी होगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। इसको ऐसे डाइवर्स को DIV भी देता है, ऊपर लिखा हुआ कई बार मिला है आपको, जो कि हमने बताया था, ऊपर में नहीं हुआ था, नीचे हमने आपको बता दिया है। 47 नंबर प्रश्न है दोस्त, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, यानी इसमें जो है कौन सबसे अच्छा सही है। तो यहाँ पर तो ए वेक्टर बराबर का बात है तो गलत हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। लेकिन सी में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सी जो है ये बिल्कुल सही है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। हालांकि डी भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वाला में ऐसा करना उचित नहीं होता है। तो सी जो है आंसर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बिल्कुल सही है। 48 नंबर प्रश्न है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनर इफ बी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर 0 और पाई हो सकता है, आंसर आपका बी सही है। 49 नंबर है, इंटीरियर फ्रेम क्या होता है, देखिए शुरू में हमने पढ़ा था, इंटीरियर फ्रेम जो होता है ये मूव्स विथ यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये मूव्स विथ यूनिफॉर्म होता है, आंसर सी। अगला प्रश्न है आपका, अर्थ इज, अर्थ यानी पृथ्वी क्या होता है, तो अर्थ जो होता है ये एक नॉन इंटीरियर फ्रेम होता है, नॉन इंटीरियर फ्रेम होता है, आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। 51 नंबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो होता है आपका ये फिक्टिटियस फोर्स होता है, आंसर आपका जो है फिक्टिटियस फोर्स, आंसर आपका जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे आपका, और 52 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। 52 नंबर प्रश्न है, बर्नौल्स थ्योरम इज वेस्ट अपन, ये वेस्ट किस पर करता है, तो आंसर बी होगा आपका आंसर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कंजर्वेशन एनर्जी का क्या करता है, वो संरक्षण करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है। 53 नंबर है, बर्नौल्स इक्वेशन इज, यानी बर्नौल्स का जो समीकरण होता है, जो व्यंजक होता है दोस्तों, वहां से प्रश्न है, बर्नौल्स इक्वेशन इज इंपोर्टेंट इन द फील्ड, इस किसके लिए इंपोर्टेंट है, तो हमने बताया था फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए। देखिए ऊपर में हमने ये प्रश्न को बताया है, एकदम मेरे दोस्त 100% लिख लो कि प्रश्न यहाँ से ही छपेगा, इस वीडियो के बाहर से प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लोग कहेगा बाद में कि सर आपने आउट ही कर लिए थे क्वेश्चन, बट आप देख कर जाइएगा तभी ना, जो शुरू में देख कर निकल जाएगा उसके लिए थोड़ी है अच्छा, मतलब सही रहेगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी देखिए कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन कारक वाला प्रश्न, जैसे एग्जाम कंपटीशन में आता है वैसा ही कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न है। कहता है गार्डियन ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, मतलब कि गार्जियन ऑफ वेक्टर सदिश फील्ड और सदिश फील्ड ही होता है। चलो बात कुछ देर के लिए सही मान लेते हैं। अगला है गार्डियन ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर फील्ड, ये बात तो गलत हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। गार्डियन ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, यानी गार्डियन एस, यहाँ पे क्या करता है, स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, ये बात भी सही है। तो आंसर आपका सी ही जो है बिल्कुल रूप से सही है, बाकी ए में भी आपका गलतियां हैं, और यहाँ पर है स्केलर फील्ड, यहाँ पर तो डी ऑप्शन तो सरासरी गलत है, तो आंसर सी जो है ये बिल्कुल रूप से सही है। 55 नंबर प्रश्न है, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड, क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका, जो होता है कहता है कि अमाउंट फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट
पर यूनिट एरिया यानी पर यूनिट पर क्षेत्रफल, और पर सेकेंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कहते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त इस प्रश्न को याद रखिएगा, ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। 56 नंबर है यानी 56 नंबर प्रश्न है, द curl ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है इफ एफ, यहाँ पर देखिए कोई एक्स ले लिया है यूनिट वाई जेड, यानी है आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, देन अ डाइवर्जेंस। बहुत मस्त प्रश्न है, सिंपल, इसका आंसर 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा आ जाता है तो इसका आंसर 1 2 3 कुछ भी मान नहीं है तो 1 मान लो, एक्स का वैल्यू 1 लेकर के और तीनों का यहाँ पर जोड़ कर देंगे, बस सिंपल बात है, 3 हो गया आंसर, बिल्कुल सही आंसर ए लगा हुआ है। 58 नंबर है द डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, बहुत अच्छा। जब इसका पोजीशन क्या पूछेगा, पोजीशन पूछता है तो एकदम सिंपल बात है, ऊपर देखिए दिया हुआ है व्यंजक देकर दिया है, लेकिन नीचे व्यंजक नहीं दिया है, डायरेक्ट पूछ लिया है, तो आंसर तो 3 ही होगा, क्योंकि नहीं कुछ दिया हुआ यूनिट तो हम लोग 1 लेंगे, 1 प्लस ए आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस के वेक्टर होता है, तो 1 1 जोड़ करके आपका 3 हो जाता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, ए फील्ड इज इरोटेशनल इफ, एक क्षेत्र होता है इरोटेशनल फील्ड का, तो इसका जो आंसर आपका चला जाएगा दोस्त, ग्रेड ए तो नहीं होगा, क्यूरल ए बराबर 0 होगा। ऊपर में भी इस प्रश्न को हमने देखा है, रिपीट हुआ प्रश्न, मतलब कि एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। चलिए 60 नंबर है, यहाँ पर इसको फाई पढ़ते हैं, फाई वाइजर देन इट्स इंटीग्रल, इंटीग्रल होता है, इसका आंसर जो होता है आपका वो हो जाएगा जे के वेक्टर प्लस वाई के वेक्टर, ठीक है, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न दोस्त, डाइवर्जेंस क्यूरल ए इज, हाँ बहुत आसान प्रश्न, ए का जैसे मान पूछ दिया तो ए वाला ही आंसर ले लो, और जब भी क्रॉस के साथ होगा वेक्टर लगा हुआ रहेगा इंटू रहेगा तो यहाँ पर आंसर आपका ए चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इस तरह से याद रखिएगा, इसको देखिए पढ़ा क्या जाता है, वैसे तो ताप होता है ये, ठीक है, लेकिन इसको एक सदिश और सदिश इंटू सदिश का क्रॉस यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 62 नंबर है, थोड़ा सा यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हमारा थोड़ा सा यहाँ पर हम दिमाग में नहीं आ रहा है अभी इस सिंबल को क्या कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, क्यूरल ग्रेड फाई इज, फाई इसको तो फाई पढ़ेंगे, फाई का वैल्यू पूछता है यहाँ पर, बस आंसर आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको, यहाँ पर जो आप लोग को हम बता रहे थे, इसको जो है आप लोग नेवला पढ़ सकते हैं, नेवला यहाँ पर वेक्टर होता है, नेवला वेक्टर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस सिंबल को। तो हम लोग कहाँ थे, 64 पे चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, इफ बराबर ए बराबर आई कैफ एक्स एंड वी बराबर जे कैफ वाई, देन यहाँ पर नेबला ए इंटू बी इज इक्वल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जब भी ए इंटू बी और नेबला यहाँ पर लग जाता है तो इसका जो मान होता है वो आपका 0 होता है, यानी 0 हो जाता है, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर ए वेक्टर ए इज सोलेंडियल इफ इट्स, देखिए सोलेंडियल के अनुसार पूछा गया है, ए वेक्टर को ए को कैसे लिखा जा सकता है, तो डाइवर्जेंट के रूप में इसका मान जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। डी आई भी पूछेगा तो ये आपका जो है ये 0 हो जाता है आंसर, ठीक है, बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बस कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के। इफ एन कैफ इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, देन यहाँ पर देखिए एन को कैप है और ए पर यहाँ पर वेक्टर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एन कैप बराबर ए वेक्टर बट्टे मॉडिफाई ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका ए है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न में दोस्त, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यहाँ पर फिर से है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे पी वेक्टर पी इंटू के बाद क्यू, ये दोनों हो गया तो ये इंटू में चला आएगा, तो इसका मान जो होता है हमेशा वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला है इफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर मॉडिफाई बराबर v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, यानी प्लस और एक बार माइनस में, एंड v2 फाइनिट देन, यानी v2 यानी वेलोसिटी 2 वेक्टर का मान निकालना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, ये एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट
ऑफ हीट, यहाँ पर हीट की बात है, इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यहाँ पर आंसर चल जाता है जूल्स या बट्टे कैलोरी होता है। ठीक है, जे बट्टा यहाँ पर सी आंसर हो जाता है। ठीक है, कैलोरी मतलब ठीक है कैलोरी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच कम्स ऑन एडिशनल ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पर आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, जब भी इसका मान आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर है। ठीक है, जब इसको करेंगे तो रूट में आपका 202 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न है इफ एक्स साइन एक्स देन एफ कोमा कोमा 0 इज इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका 74 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर पोर्टियल इसको पढ़ा जाता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा पोर्टियल आर बटे पोर्टियल एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका 75 नंबर प्रश्न है द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू हैव अ मैक्सिमम और अ मिनिमम एट एक्स सी वन एफ, यहाँ पर भी आपका पोर्टियल का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन पोर्टियल नहीं था, आंसर आपका एफ कोमा सी बराबर 0 हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर तो आंसर दिया ही रहता है सबका, लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न कौन है वो हम बता रहे हैं। 76 नंबर प्रश्न है द डिफरेंशियस इक्वेशन, यानी डिफरेंशियस इक्वेशन जो होता है आपका, ये इक्वेशन होता है इज ऑफ, ये इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री का आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का आंसर। चलिए बी ऑप्शन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल कंटेन एज मैनी और arbitrary constants as the, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे, आपका 78 नंबर प्रश्न है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन y dx माइनस एक्स dy बराबर एक्स वाई dx इज, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल रूप से सही कर लीजिएगा। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्न को खत्म करेंगे। अब जो प्रश्न आ रहा है वो बिल्कुल बवाल धमाल क्वेश्चन है, एग्जाम में फटने वाला है। ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी इंटू छोटी कोष्टक बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज, इसको वेक्टर पढ़ा जाता है, ऊपर तीर का जो निशान है, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका स्केलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 प्रश्न है डी बाई डी टी इंटू आर वेक्टर गुने डी आर वेक्टर इंटू डी टी इज इक्वल, इस एक किसके बराबर हो जाता है, ये हमेशा मान होगा इसका आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर वेक्टर बटे डी टू डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न 92 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने द फंक्शन एक्स सीन y बटे एक्स इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, बिल्कुल रूप से एग्जाम में फटेगा, आंसर आपका एन याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न होगा आंसर एन याद रखिएगा, रट कर ही चल जाइएगा, प्रश्न तो आएगा ही। इफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री इन देन, आंसर बी हो जाएगा एन यू हो जाएगा, आंसर एन यू हो जाएगा, बिल्कुल रूप से आंसर यही फटेगा एग्जाम में। चलिए 94 नंबर प्रश्न है दोस्त if u is a homogeneous function of n nth degree in x y and z then, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है मान, इसको ऐसे करके दिया हुआ है, इसको पोर्टियल पढ़ा जाता है। ठीक है, 95 है इफ यू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द 9th डिग्री देन, यहाँ पर इतना सब, यहाँ पर इक्वेशन को बढ़ा दिया है, तो आंसर आपका ए ही हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर को ध्यान रखिएगा द फर्स्ट ऑर्डर पार्टियल, यहाँ पे देखिए पार्टियल आ गया है, तो इसको ऐसे वाला होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, आंसर हो जाएगा 2y बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर आपका डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, ये भी इंपोर्टेंट है इफ एस इज अ स्केलर फंक्शन देन ग्रेड एस इज, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर फंक्शन देन डाइवर्जेंट ए इज, ए बराबर इज क्या हो जाएगा, ए बराबर या ए स्केलर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 100 नंबर प्रश्न है इफ आर वेक्टर इज
पोजीशन वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्स आर वेक्टर इज, आंसर आपका यहाँ पर बी 3r हो जाएगा। जब भी आर के पक्ष में पूछा गया है वैसे आपका 3 आंसर होता अगर सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता, लेकिन आर वेक्टर के पद में पूछा है तो आपका आंसर 3r ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको लगभग एग्जाम में आने वाले ऑल क्वेश्चन को है जो कम समय में बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि साथियों एग्जाम में बेहतर अंक आपको कैसे लाना है और सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए सबसे पहले आप लोग को जो 5 नंबर का प्रश्न होगा, 5 नंबर वाले प्रश्न को आपको कम से कम आपको 3 से 4 पेज में आंसर देना है। अब देखिए आंसर में आपको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड बात को आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो 10 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न होता है, इसको कम से कम आप 5 से 6 पेज में आंसर देंगे, ठीक है। 3 प्रश्न बनाना है आपको, 5 से 6 पेज में आंसर आपको देना होगा। उम्मीद है कि ये बात आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम जो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हम आपको बता ही दिए थे पहले, ठीक है। आगे जो आपका क्वेश्चन आ रहा है देखिए ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को अगर चोरी भी कीजिएगा तो कौन कौन फाड़ के ले जाइएगा वो हम बता देते हैं। एक्सप्लेन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिराइवेटिव यूजिंग टेलर्स सीरीज, ये आपको ले जाना है, या स्टेट एंड एक्सप्लेन टेलर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, सेम क्वेश्चन है, आंसर एक ही होगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद है डिस्कस द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये होमोजेनियस, ये क्वेश्चन को भी आप लोग ले जा सकते हैं फाड़ करके अगर आप चोरी करना चाहते हैं तो। नॉन होमोजेनियस भी है और ऑर्डर होमोजेनियस सेकंड भी है। यहाँ से जो है 9 और 10 में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। याद रखिएगा हमने क्या क्या प्रश्न बताया है, बाद में नहीं कहिए कि आप बताइए नहीं किए थे। अगला है व्हाट इज द मीन्ड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का होता है वो आपको केवल सर वाला जो आता है वो टॉपिक, और यहाँ पे 2 नंबर 1 और 2 ये दोनों प्रश्न को आप लोग ले जा सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल छप ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है इस बीच में से भी रह सकता है, लेकिन जो आपको बनाना है वो सारा प्रश्न बता दिए। यूनिट 3 में आपका है, यहाँ पर है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटीरियर एंड नॉन इंटीरियर फ्रेम, यहाँ से एकदम 100% लिख लीजिएगा कि गारंटी है हमारा कि 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, छपा हुआ है, ठीक है। तीसरा है ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर क्रोलस इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन केसेस और ऑफ रोटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस, यहाँ से आपका 3 नंबर का आंसर भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और इस सब का आंसर अपने अपने गैस पेपर से आप लोग देख लीजिएगा, 1-2 बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी टाइम है फिर आपको मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर कैलकुलेट द डिविएशन फ्रॉम द वर्टिकल सफरेड बाय अ बॉडी ड्रॉपेड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाईएस्ट एच, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यूनिट आपका 4 से हम यहाँ पर टिक कर दिए हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें से है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग एंगल एंड रिकॉल एंगल टू बॉडी कोलिजन, यहाँ से, और डिस्कस द डिफरेंस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सेंट्रल फोर्स फील्ड, यहाँ से। ये 4 और 5 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट है और यहाँ से आपको पहला प्रश्न को लेके जाइएगा, ठीक है। डिफाइन एक्सप्लेन सेंटर मास सिस्टम फॉर पार्टिकल्स डिड्यूस एक्सपीरियंस फॉर द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये ठीक है। और 2 नंबर भी इंपोर्टेंट है लेकिन पहला वाला आपको मिल जाएगा एग्जाम में, तो दूसरा क्यों जरूरत है। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे प्रश्न को लेकर जा सकते हैं, परीक्षा में सारा प्रश्न यहीं से छपेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता उतना नहीं पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।